नेक्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरीके से यूरिन बनता है। यूरिन का फॉर्मेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें टोटल कितने स्टेप इन्वॉल्व है, जिसमें टोटल जो है 3 स्टेप इन्वॉल्व है। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? सबसे पहला जो है ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से हम लोग। ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लैमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो होता है ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लैमेरुलस इनटू वुमेन कैप्सूल। ब्लड जो होगा वो ग्लैमेरुलस यानी कि जो कैपिलरीज का नेटवर्क था उससे छन करके जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको कि वुमेन कैप्सूल बोलते हैं, उस वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। नेफ्रॉन के वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा और इसी फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट है, दिस फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स में धीरे धीरे वो क्या होगा, जो छना हुआ प्लाज्मा है जिसमें कि प्रोटीन नहीं है, क्या चीज छनता है? जो ब्लड होता है उसमें से क्या चीज छन करके अलग होगा? तो ब्लड माइनस ब्लड कार्ट्यूल्स, और इसके अलावा जो है सीधे हम लोग लिखते हैं, सीधा हम लोग लिख देते हैं कि क्या चीज जो है बचेगा। तो इसमें जो है बचने वाली चीजें हैं प्लाज्मा माइनस जो फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फिल्ट्रेट में प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा में से प्रोटीन भी नहीं छनती है, प्लाज्मा में से प्रोटीन को भी निकाल लेते हैं, तो जो कुछ बचता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नेफ्रिक, उसी को बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा कैसे? आखिरकार ये क्षमता कैसे किडनियों में? इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर जो है वो है रीनल कर्पुस्केल का। किसका स्ट्रक्चर है? रीनल कर्पुस्केल का। रीनल कर्पुस्केल क्या है? ये जो ग्लैमेरुलस और वुमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? रीनल कर्पुस्केल बनता है, जहां पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। यहां से एक एफरेंट एट्रियोल गई जो कि क्या है, जिसका व्यास ज्यादा है, और यहाँ से ये जो है कैपिलरीज के रूप में बटा, और कैपिलरीज वापस से इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या बना लिया, जो है कम व्यास की एफरेंट एट्रियोल बना लिया। और इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। एक पतले पाइप में से वाटर बह रहा है और एक मोटे पाइप से पानी बह रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है ब्लड, और फिर जो है पतली पाइप से उसको बाहर निकलना है। तो पतली पाइप में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसी प्रेशर की वजह से ही ये ब्लड छनेगा। तो इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है? ब्लड छनता है। ब्लड प्रोवाइडर, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह भी, इन चीज़ों को हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को मेनली समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों जो है ब्लड छनता है, तो इसी प्रेशर की वजह से छनेगा। अब छनने के बाद हम बात करते हैं कैपिलरीज की। ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज कैसी हैं? फिनेस्ट्रेटेड है। फिनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? ये जो कैपिलरीज हैं वो जगह जगह से क्या है, ये जगह जगह से जो है कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, जगह जगह से ये जो है रप्चर्ड है। जगह जगह से क्या हुई है? जगह जगह इनमें क्या है, कई सारे पोर्स जो है प्रेजेंट हैं। इसमें कई सारे जो है पोर्स प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो पोर्स हैं, इन्हीं पोर्स के वजह से ही क्या होता है, इन्हीं पोर्स के वजह से ही जो ब्लड होता है वो छन पाएगा। तो ये जो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, इन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के ऊपर जो वुमेन कैप्सूल है, वुमेन कैप्सूल 2 लेयर का है। इस वुमेन कैप्सूल के अंदर की इनर साइड की अगर हम बात करें, इनर साइड की जो सेल होती हैं इनको बोलते हैं पोडोसाइट। इनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। तो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के ऊपर कई सारी सेल्स जो होती हैं जिनको कि पोडोसाइट बोलते हैं, उसको घेरे रहती हैं। किस तरीके से घेरे रहती हैं? कुछ इस तरीके से, जो जैसे हमारी उंगलियां हैं। अब ये उंगलियां जो है इनमें क्या होते हैं, कई सारे प्रोजेक्शंस निकले हैं। इन सेल्स के अंदर क्या है, कई सारे प्रोजेक्शंस निकले हैं, और ये प्रोजेक्शंस एक दूसरे को किस तरीके से जो है जकड़े रहते हैं। जैसे हमारी उंगलियां एक दूसरे के अंदर फिट बैठ रही हैं, इस तरीके से जो है जकड़े रहते हैं। अब कई सारे आपको जो है इनके बीच में गैपिंग्स दिख रही होंगी। इन्हीं गैपिंग्स, ये जो गैपिंग्स दिख रही हैं, इन्हीं गैपिंग्स की वजह से ही क्या हो पाता है, इन्हीं गैपिंग्स की वजह से ही ये जो ब्लड है हमारा क्या होता है, छन पाता है। इसमें से प्लाज्मा जो है बाहर निकलता है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन होता है। ब्लड यहाँ से गया, छन करके क्या चीज अंदर गया, प्लाज्मा गया, प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है।
अब छनने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो ल्यूमन था किसका, बोमेन कैप्सूल का जो ल्यूमेन है, इसी ल्यूमेन में जो है अब ये जो है प्लाज्मा चला गया है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट चला गया है। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे जाकर के पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी, वहां पर जाकर पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद में हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, अब ये जो ब्लड छना हुआ है, ब्लड छनने के बाद में क्या हुआ, उसमें से प्लाज्मा उस पर छन करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में गया, उसमें से प्रोटीन ही केवल नहीं जा पाए अंदर, बल्कि क्या क्या चला गया, लेकिन उनके जगहों पे जो बाकी बहुत ही छोटे छोटे सब्सटेंसेस थे, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो थे, जैसे कि ग्लूकोज, कई सारे एमिनो एसिड, कई सारे आयंस जो होते हैं, ये भी क्या चले गए, ये भी जो है प्लाज्मा के साथ में नेफ्रॉन के अंदर चले गए हैं। नेफ्रॉन की जो ट्यूब है उसके अंदर ये चले गए हैं। अब नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर अगर चले गए हैं तो बॉडी को तो ग्लूकोज की जरूरत होगी ना। अब पता लगे ग्लूकोज ही ना मिले बॉडी को तो हम लोग हो जाएंगे बेहोश। तो वापस से इन ग्लूकोज को ब्लड में हमको क्या लेना है, वापस से ले लेना है। तो वो प्रोसेस कैसे होगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होना है, कहाँ पे होगा, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो डक्ट है उस डक्ट के अंदर ही ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा। अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी। तो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी को, एमिनो एसिड की जरूरत है बॉडी को, सोडियम की जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, ये सारे आयंस और इसके अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन सभी को बॉडी को, इन सभी की जरूरत बॉडी को है। तो इनको क्या करेंगे, इनको जो है ब्लड वापस से ले लेता है, किसके थ्रू, इस डक्ट के अंदर से वो क्या कर लेता है, वापस उन चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। मैंने दिखाया था इसके पहले के स्ट्रक्चर में, ये जो नेफ्रॉन इसके चारों तरफ जो है कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ है, उस कैपिलरीज के नेटवर्क में ये सारी चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होने की जो जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स में हमारा हो गया ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स में हमारा ग्लूकोज आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज हो जाएगी, सबसे पहले हो जाएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और इसके अलावा क्या होगा, ग्लूकोज के अलावा जो है एमिनो एसिड, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको आपस से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि इन सेल्स के थ्रू वो छन करके क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज और एमिनो एसिड अंदर चले आएंगे। इसके अलावा जो है बाइकार्बोनेट आयन चला आएगा अंदर। इसके अलावा क्या आ जाएगा, अमोनिया जो है उसको भी जो है अंदर ले लिया जाएगा। अमोनिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, काफी सारे अमाउंट में वाटर, यानी कि लगभग 80% सब्सटेंसेस को क्या कर लेता है, 80% यूजफुल सब्सटेंसेस इस पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं। उनमें क्या क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, बाइकार्बोनेट, अमोनिया, वाटर और इसके अलावा जो है पोटेशियम। इन सारी चीजों को क्या करते हैं, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। लेकिन अब पोटेशियम अगर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमको सोडियम को अंदर भेजना होगा। तो NaCl के फॉर्म में सोडियम जो है वापस से क्या कर दिया जाता है, वापस से जो है उसको सिक्रीट कर दिया जाता है, NaCl को अंदर मिला दिया जाएगा इस पोर्शन में। और इसके अलावा जो है H+ को भी अंदर क्या कर दिया जाएगा, H+ को भी अंदर जो है भेज दिया जाएगा। बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की तरफ का पोर्शन है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, इससे वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, काफी सारी मात्रा में वाटर को रीअब्सॉर्ब करके कैपिलरीज को दे देता है, बॉडी को वापस कर देता है। तो काफी सारे अमाउंट में वाटर को भी क्या कर लिया, काफी सारे अमाउंट को वाटर इसने रीअब्सॉर्ब कर लिया। इसके बाद आते हैं हम अब थिक सेगमेंट की तरफ। जो थिक सेगमेंट होगा, थिक सेगमेंट में क्या चीज होता है, थिक सेगमेंट जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है। अब यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, क्या रीअब्सॉर्ब होगा, साल्ट रीअब्सॉर्ब होगा, NaCl रीअब्सॉर्ब होगा। NaCl चूंकि सोडियम पोटेशियम पंप के लिए क्या होता है,
जो नर्व इम्पल्स हैं उनको चलने के लिए, इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम आयन की जरूरत होती है। तो ये भी चीजें क्या होती हैं, जरूरी हैं, इनको भी क्या कर देगा, वापस से रीअब्सॉर्ब कर देगा। तो जो थिन सेगमेंट होगा जो कि किसका है असेंडिंग लिम्ब का है, थिन सेगमेंट जो होता है उसमें से भी NaCl जो है वापस ले लिया जाता है और यूरिया जो होता है वापस से सिक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो यूरिया अभी भी कुछ बचा रह गया है उसको वापस इसके अंदर सिक्रीट कर दिया जाएगा, वापस इसके अंदर भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट था वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, क्योंकि अब इसमें से वाटर निकलता जा रहा है, वाटर निकलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब वापस ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो साल्ट के निकलने की वजह से वापस से उसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पर जितनी ऑस्मोलरिटी थी उसी के बराबर यहाँ भी ऑस्मोलरिटी आ जाएगी। अब DCT में क्या क्या चीज़ें वापस से रीअब्सॉर्ब होंगी, NaCl रीअब्सॉर्ब होगा, बचा कुचा जो वाटर है वो भी रीअब्सॉर्ब होगा, बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होंगे, रीअब्सॉर्ब होंगे। लेकिन यहाँ पर अब की बार दो चीजें क्या कर दी जाएंगी, दो चीजें वापस से सिक्रीट कर दी जाएंगी, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ताकि बॉडी का जो एसिड और बेस है, एसिड बेस बैलेंस जो है वो बना रहे, होम्योस्टेसिस बना रहे। और इसके बाद में जो है ये जो अब यहाँ से लेकर के DCT तक पहुँचने के बाद में अब जो भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद में कुछ मात्रा में वाटर वहां भी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में जो चीज पहुंचेगी वो क्या होगी, जो चीज लास्ट में पहुंचेगी वो होगी यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में हमको क्या मिलेगा, यूरिन मिलेगा, जो कि क्या होगा, जो कि कैलिक्स के थ्रू क्या होगा, कैलिक्स के थ्रू यूरेटर में जाकर के, यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी कि कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं जो कि यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम और जो है वाटर, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। कुछ चीजें जो बॉडी के लिए जरूरत नहीं होती जिनकी, जैसे कि यूरिया, और यूरिया के अलावा जो होती हैं H+ आयन, K+ आयन वापस से क्या कर दिए जाते हैं, वापस से जो है सिक्रीट कर दिए जाते हैं, इस फिल्ट्रेट में मिला दिए जाते हैं, यूरिन के थ्रू वो क्या करने हैं, यूरिन के थ्रू वो सभी पास आउट हो जाएंगे। तो तीन चीजें होती हैं, पहले तो होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद में होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में होता है सिक्रीशन, चीजों को सिक्रीट कर दिया जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में क्या मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट के बिल्कुल लास्ट में हमको मिलता है यूरिन, और वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो जाता है स्टोर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी किसी रीजन से फेल हो जाए तब क्या होगा, क्या वो बॉडी वेस्ट छान पाएंगे, और अगर बॉडी वेस्ट नहीं छान पाएंगे तो क्या होगा, मे बी उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह जब छन के बाहर निकलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, काफी ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति हो जाएगी डेथ। लेकिन अब हम लोगों के पास में हम लोगों का जो साइंस है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि जो है अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो हीमोडायलिसिस के थ्रू इन सभी मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या होता है हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब होता है अपोहन। यहाँ पर डायलिसिस क्यों यूज किया गया, क्योंकि ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है और कोलाइडल सोल्यूशन से इन सारे इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो ब्लड का डायलिसिस किया जाता है जिसके थ्रू यूरिया वगैरह जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हीमोडायलिसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, किडनी डैमेज हो चुकी है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके ब्लड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस या फिर रक्त अपोहन। इट इज मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। हीमोडायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है, हीमोडायलिसिस यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट के लिए जिनकी किडनी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है। हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में रेडियल आर्टरी से क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, ब्लड को निकाल करके क्या करते हैं, ब्लड फ्रॉम आर्म से, हाथों से क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। आर्टेरियल से,
आर्टरी से निकालने के बाद में ब्लड को पंप किया जाता है, और पंप करने से पहले चूंकि ब्लड अगर हवा के संपर्क में आएगा तो जमने लगता है, जमने की वजह से उसको जमने से रोकने के लिए ब्लड में क्या मिलाया जाता है, ब्लड में एक एंटीकोआगुलेंट मिलाया जाता है। हेपेरिन के जैसा ही एंटीकोआगुलेंट मिला दिया जाता है ताकि ब्लड जो है वो हवा के संपर्क में आने पर ना जाए। इसके बाद में इसको डायलिजर में भेजा जाता है, जिसको भी क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसके अंदर भेजा जाता है, एक मशीन होती है जिसमें क्या लगा होता है, डायलिसिस मेम्ब्रेन लगी होती है। इन मेम्ब्रेन से छन करके ही ये जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, वेस्टफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो डायलिसिस फ्लूइड जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस फ्लूइड विद ट्रीटेड वाटर, उसको वाटर से ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद क्या कर देंगे, एक तरफ से जो है डायलिसिस फ्लूइड दिया जा रहा है ताकि ये चीजें इस मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो है ये सारी चीजें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्योर। अब प्योर होने के बाद क्या होगा, जो डायलिसिस फ्लूइड है वो वेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि जो कि ये जो फ्लूइड था जो जिसमें कि वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को बाहर कर दिया जाएगा। अब ब्लड जो होता है वो प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद में क्या होगा, सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन से छानने के बाद अब जो ब्लड प्योर हो चुका है उस प्योर ब्लड को लेकर के जाते हैं, उसके अंदर जो बबल ट्रैप बने हैं, उसके अंदर जो बबल्स बने हैं उनको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है, उनमें से बुलबुलों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इफ बाय चांस कोई भी बुलबुला अगर इन वेन्स या आर्टरीज में रह जाता है और किसी तरीके से माइंड में पहुंच जाएगा तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से इन बबल्स को निकालना जरूरी होता है। बबल ट्रैप के बाद में क्या होगा, इस ब्लड को वापस जो है भेज दिया जाएगा कहाँ पर, ब्लड बैक टू आर्म, ठीक है, वेन किसके तरफ से, वेन्स के थ्रू अब क्या कर दिया जाएगा, वापस से जो है हाथों में भेज दिया जाएगा। ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर इस व्यक्ति का ब्लड जो है क्या हो गया, प्योर हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाती है किसकी, ये प्रोसेस कहलाती है हीमोडायलिसिस की। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्या क्या कवर किया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है कवर किया, किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ा, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।